अब जरा यहाँ पर देखेंगे सभी लोग, बिल्कुल आवाज दीजिए। जैसा कि मैंने बोला बच्चों कि कुछ टॉपिक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कुछ टॉपिक थोड़ा सा बचा था जो ये वाले बैच में हो चुका है, तो पहले उसको रिकॉल करते हैं और कलेक्शन साथ में ही लेके चलते हैं। लास्ट कल के लेक्चर में अगर आपको याद हो तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर लाकर हम लोगों ने टॉपिक को क्या किए थे, एंड। सभी को याद होगा कंजर्वेटिव फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं जहां पर वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वर्क डन बाय द फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इसको हम लोग क्या बोलते थे, कंजर्वेटिव। और अगर वो पाथ पर डिपेंड करता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन। याद आया बच्चों? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक जो है ना बच्चों वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब इस बात को पहले समझ लो और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम और फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आएंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत आसान, हम लोग ने लोअर क्लास में अगर आपको याद हो आप लोग ने एक चीज पढ़े थे, और पता नहीं अगर आपको याद हो 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 में प्रॉब्लम नंबर 4 जब आपने सॉल्व किए थे तो वहां पर एक स्टेटमेंट यूज किए थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। 9वीं में पढ़े थे, पास वापस से आते हैं 11वीं में। स्टेटमेंट एक याद दिलाता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। याद आ रहा है? एनर्जी का डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़े थे कैपेसिटी टू डू वर्क, और वहां पर उन्होंने लिखे थे कि भैया एनर्जी और वर्क क्या होती है, सेम होती है, मगर अब कंडीशन लगा रहे हैं। उस टाइम पर तो यही बोल देते कि एनर्जी और वर्क क्या है, सेम है, इसीलिए दोनों की यूनिट भी जूल जूल लिख के भागते है ना। मगर एनर्जी वर्क के बराबर होगी, मगर कब, जब कंजर्वेटिव फोर्स होगा तब। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क। मूव मत करो, उसको थोड़ा पीछे लो, डेस्क को अपनी। क्या सुनो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बच्चों, ध्यान से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क जो है वो चेंज इन एनर्जी के बराबर है। या आप जब कोई काम करोगे, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल में दे रहा हूं कि आपने एक ऑब्जेक्ट को नीचे से उठा के ऊपर रखे, जमीन से उठा के जब आप ऊपर रखेंगे तो कुछ काम करे होंगे, वो काम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। वर्क किसके बराबर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी चीज को हम लोग प्रूव करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बोलो या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलो, बात क्या रहेगी, वर्क किसके बराबर, एनर्जी। बात करो किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ध्यान में रखना किसके लिए बात चल रही है। तो भैया आपको याद होगा आप लोग ने एक काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़े थे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, है ना बच्चों। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ने फोर्स अप्लाई किए, जिसके ऊपर क्या अप्लाई किए, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ गई। पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, बाद में कितनी हो गई, 20, मतलब वो एक्सेलरेट हुआ होगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी बढ़ना ना, तो वो एक्सेलरेट हुआ। तो भैया हम लोग ने ये इक्वेशन पढ़े थे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, तीन जादुई इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते थे। मैं इन दोनों साइड पर चाहता हूं कि मैं काइनेटिक एनर्जी बनाऊं, यहां पर एक साइड काइनेटिक बना दूं, एक साइड क्या बना दूं, वर्क। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सर v स्क्वायर है, हाफ एम, तो हाफ हम लोग ला देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड बाय हाफ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ m, क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हाफ m 2as। सही है, चलो 2 से 2 क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचा, m a s। हाफ m v स्क्वायर मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाँ है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम यू स्क्वायर मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एम ए का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वर्क। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक, और वो किसके बराबर है, यही तो मैं बोल रहा। अरे हाँ या ना, एक बात को समझो, ये कौन सा केस है, कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव फोर्स ना हो
अगर कंजर्वेटिव मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से गिरा रहे हो, तो जब गिरेगा तो सर फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करेगा ना, एयर का फ्रिक्शन फोर्स, तो उसको काम करना पड़ेगा वो फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में भी। तो देखो जब वो नीचे आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक, प्लस वर्क डन ड्यू टू दैट एयर फ्रिक्शन। अरे हाँ है ना भाई, नीचे आ रहा तो एयर रोक रही है ना उसको, तो उसके अगेंस्ट में भी काम कर रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। आप समझ रहे कि नहीं? बट यहाँ पर फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। कौन सा फोर्स है? तो ये केस मैंने किसके लिए लिख दिया, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पूरी की पूरी एनर्जी पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो। अरे समझा कि नहीं? हाँ या नो? पक्का? यही था बच्चे लोग क्या अपना वर्क एंड एनर्जी। अब इसके बाद का जो टॉपिक दिया है आपके बुक में दिया है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं वहां पर नहीं आ रहा हूं क्योंकि मुझे ना एक केस एक्सप्लेन करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। किसका? फ्री बॉडी डायग्राम। इसको ध्यान से समझना, एकदम इत्मीनान से पहले इसको सब लोग समझें। बुक में नहीं दिया है, बुक में एक पुली का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें है। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। इसको ध्यान से देखेंगे। आपको याद होगा एक बार मैंने एचसी वर्मा की स्टोरी सुनाया था, एफबीडी। एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसको समझो थोड़ा। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली क्या होता है बच्चों, जब अपने को सिस्टम ऑफ बॉडीज दी होती है, जब एक ही सिस्टम में बहुत सारी बॉडीज होती है और हम लोगों को उस सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स वगैरह निकालने के लिए बोलता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल एक बॉडी को लेते हैं, उसके ऊपर जो भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और वहां से हम लोग क्या करते हैं, उसकी एक इक्वेशन बनाते हैं उस बॉडी के लिए। तो जब आप एक सिंगल बॉडी को लेकर उसके ऊपर जो भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जब आप उसको स्टडी करोगे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री मतलब मैंने सिस्टम से उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। समझ में आया? फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। मान लो कि ये सीलिंग है, जब भी ऐसा कुछ दिखेगा, सीलिंग मतलब एक फिक्स सरफेस है। कैसा सरफेस है? मैं यहाँ पर ना एक पुली लगा के रखा हूं, ये भी फिक्स है, पुली भी कैसी है, फिक्स है। और यहां से मैंने दो रोप लिया हूं, रोप के इस साइड पर मान लो कि 3 केजी का लोड लगा हुआ है और इस साइड पर 5 केजी का लोड लगा हुआ है, ठीक है। नाउ वी नो दैट कि जब इस रस्सी के ऊपर लोड लगेगा तो इस रस्सी के अंदर टेंशन डेवलप होगा। अरे भैया अगर मैं यहाँ सीलिंग से एक रस्सी लटकाऊं, बांध दूं और उस रस्सी को पकड़ के लटक जाऊं तो क्या होगा, सीलिंग टूट के गिर जाएगी। प्रेशर में सर रस्सी के अंदर टेंशन डेवलप होगा, जो तुम लोग के ऊपर कभी डेवलप नहीं होता, चाहे पेपर हो या नहीं हो, सर हम लोग इधर देखो। तो रस्सी के ऊपर क्या होगा, टेंशन। टेंशन कहाँ जाता है, ऊपर। तो भैया यहाँ पर ये लोड नीचे जा रहा है ना, ये लोड की वजह से एक वेट होगा जो कहाँ जाएगा, नीचे। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इक्वल टू फाई, ग्रेविटी को मान लेते हैं जी। तो यहाँ पर टेंशन कहाँ जाएगा, ऊपर। अरे हाँ यार, ऐसे यहाँ पर इसका वेट कितना है, 3g, वेट का टेंशन कहाँ जा रहा है, अरे सही है कि नहीं। देखो एक बात को समझो कि ये जितना नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर आएगा, जितनी वेलोसिटी से ये नीचे जाएगा उतनी वेलोसिटी से ये ऊपर आएगा, जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से। अब आप बोलेंगे सर ये नीचे क्यों जा रहा है, सभी को पता है कि यहाँ वेट ज्यादा है, यहाँ वेट, एवरीबॉडी नोस कि ये नीचे जाने वाला और ये कहाँ जाने वाला है। नेक्स्ट ये जो नीचे जाएगा वो एक्सेलरेशन a, उतने ही एक्सेलरेशन से ये कहाँ जाएगा, सही बात है कि नहीं। मुझे निकालना है ये a, मुझे क्या निकालना है कि ये a कितना है। तो ध्यान से देखो, हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। हम लोग क्या बनाएंगे बच्चे लोग, फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान से देखो सर, 2 मिनट औजार को साइड में कर ली। मेरे को लग रहा है आज ये सब नई एक्टिविटी हो पाएगी।
जल्दी जल्दी छोड़ दो टॉपिक्स, ठीक है। यहाँ देखो, हम लोग पहले बनाते हैं ये 5 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। 5 किलो का वजन था बच्चों, इसका वेट कहाँ था सर? डाउनवर्ड था, और इसके ऊपर एक टेंशन था ऊपर, मगर ये जा कहाँ रहा है? नेट एक्सेलरेशन कहाँ पर है? नीचे। देखो हम लोग क्या निकालते हैं? नेट फोर्स। क्या निकालते हैं? नेट फोर्स क्या होगा सर? जो नीचे जा रहा है उसको और जो ऊपर जा रहा है उनको क्या करो? माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? नेट एफ नेट। ये कितना होगा? अरे मास इनटू ग्रेविटी बेटा, mg, m5 है ना, तो 5 into g। तो यहाँ सुनो, एफ नेट कितना होगा? 5g माइनस t। बच्चे सवाल पूछते कि सर ये ऊपर है ना, तो इसको प्लस लो, इसको माइनस लो, मगर ये बात समझो, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? नीचे। मतलब इसका नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में? तो जो नीचे है उसको प्लस लेंगे, जो ऊपर है वो, इस केस में देखो ये ऊपर जा रहा है ना, तो इसमें t प्लस लेंगे और 3g को क्या लेंगे? आपने केस समझे? किसको प्लस ले रहे, किसको माइनस? ये साइन कन्वेंशन पर डिसाइड। ये साइन कन्वेंशन एक्सेलरेशन से हो रहा है। जिस डायरेक्शन में मेरा नेट फोर्स है उसको प्लस, दूसरे वाले को तो 5g माइनस t। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों? मास। 5 एक्सेलरेशन तो कितना था? a, तो 5a इज इक्वल्स टू 5g माइनस t। लेट्स सी दिस इज इक्वेशन। देखो मैंने इंडिविजुअल बॉडी को लेके ड्रॉ किया ना, ये सारी चीज, इसी को हम लोग इसको बोलते हैं FBD। क्या बोलते हैं इसको? FBD। ये वाले केस को लेते हैं भैया, ये 3 किलो था, इसका जो होगा 3g और ऊपर जो होगा वो t। ये एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? t माइनस 3g इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेल। मास कितना है? 3। एक्सेलरेशन तो a से होगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन। भैया मेरे को a चाहिए ना, मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। ऐड 1 and 2। ध्यान से देखेंगे सब लोग, तो क्या हो जाएगा भैया? 5g माइनस t इज इक्वल्स टू 5a एंड t माइनस 3g इज इक्वल्स टू 3a। सही बात है, ऐड करना है बच्चों। माइनस t से प्लस t, 5g प्लस माइनस 5g माइनस 3g। बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। 5a प्लस 3a कितना हो गया? 8। 2 1 जा 2, 4 को नीचे ले आओ, g अपॉन 4 किसके बराबर है? मतलब ये जो एक्सेलरेट कर रहा होगा वो कितने से कर रहा है? g/4। किससे कर रहा है? g की वैल्यू लेट्स से एग्जांपल 10 पकड़ लेते हैं फॉर द टाइमिंग, तो कितना हो जाएगा? 2.5। 10 अपॉन 4 बोलो या 2.5। अरे समझेगी? तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये नीचे जा रहा है और 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये बढ़। ये है FBD का कंसेप्ट, फ्री बॉडी डायग्राम। समझ में? मल्टीपल पुल्लीज हो सकती है, मल्टीपल वेट हो सकते हैं, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से पूरे सिस्टम के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सेलरेशन वगैरह कैलकुलेट। बहुत बार हायर लेवल पर जेई वगैरह में आप जब जाएंगे, नीट वगैरह में, तो वहां पर ऐसे सवाल पूछते हैं। 3-4 पुल्ली लगाने को बोला, पहली वाली पुल्ली जो है वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, तो इसका एक्सेलरेशन पता करके बता लास्ट वाली का कितना है। अगर ये वजन 3 kg, वो 2 kg, ये 1 kg और वो 4 kg, तो आपको इंडिविजुअल हर एक के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करके इक्वेशन बनाना पड़ेगा, सबके लिए टेंशन, सबका वेट, सबका एक्सेलरेशन, इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अरे समझा कि नहीं? अभी फिलहाल हम लोग को उस पॉइंट पे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम एक्सप्लेन करना था, जो मैंने क्या कर दिया? एक्सप्लेन। क्लियर है? लिखो। सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी के जैसा सेम टॉपिक आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में रोटेशनल मोशन में पढ़ाऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। आज हम लोग लीनियर की बात कर रहे हैं, 12th में हम लोग किसकी बात करेंगे? एंगल्स की बात करेंगे। थोड़ा बहुत एंगल की डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में भी करेंगे जब टॉर्क वगैरह पढ़ेंगे तब, फिलहाल अभी वहां पे नहीं जा रहे। लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब क्या है? देखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग को बेसिकली बताता है कि जो चेंज इन मोमेंटम है ना किसी भी सिस्टम के लिए, वो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट मतलब इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर है? फाइनल मोमेंटम। आप समझे मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला कि dp by dt, dp by चेंज इन मोमेंटम हमेशा कितना होगा? 0। मतलब मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? सेम।
इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा बच्चे लोग, सेम। इस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखो, वो प्रूफ आपके बुक में अलग पैटर्न पे प्रूफ बेसिकली दिया ही नहीं, हम लोग प्रूफ यहाँ पर देख रहे हैं, इसको समझो। मैं क्या कर रहा हूं, हम लोग ना एक केस कंसीडर कर रहे हैं कि भैया मान लो कि अपने पास दो बॉल है, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से u1 है। इसको ध्यान से देखो, अभी पूरा लेक्चर इसी पे चलेगा। जैसे ये इनिशियल वेलोसिटी m1 की u1 है और इसकी कितनी है u2। अब ये दोनों बॉल सेम डायरेक्शन में चल रहे तो आपस में आके क्या होंगे, टकराएंगे, और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी। लेट्स से टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भैया अगर ये वाला बॉल इस बॉल से जब टकराएगा, m1 जब m2 से टकराएगा तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स m2 भी m1 पर लगाएगा, बस फर्क कितना है, डायरेक्शन। अगर ये प्लस में तो ये, तो हम लोग मान लेते हैं कि m1 जो m2 पे फोर्स लगाएगा वो F12 होगा और m2 जो m1 पर लगाएगा वो, ये समझ गया, फोर्स अप्लाइड बाय 1 और 2, फोर्स अप्लाइड बाय 2 और, क्लियर है। तो मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ F12 किसके बराबर है, बस फर्क किसका होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा, कोई दिक्कत ना। फादर इज इक्वल्स टू, तो मदर नहीं, मां, फादर इज इक्वल्स टू, तो मैं फोर्स की जगह लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसी मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सही है ना बच्चों। ऐसे यहां पर भी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर T1 T2 भी नहीं लिखे, कोलिजन का टाइम तो सेम ही होगा, तभी तो टकराएंगे, अलग अलग टाइम पाएंगे तो कोलाइड होंगे क्या। तो T से T, इस M1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं M1 V1 माइनस M1, ये अंदर आया तो माइनस M2 V2 माइनस माइनस प्लस M2 माइनस M2 V2 इधर आया तो प्लस M2 V2 और माइनस M1 U1 इधर आया तो प्लस M1। सही है बच्चों, ध्यान से देखो ये क्या है, मास इनटू वेलोसिटी कल पढ़ाया था, मोमेंटम होती है। ये फाइनल मोमेंटम है बॉल 1 का, ये फाइनल मोमेंटम है बॉल, तो बेसिकली सर ये है क्या, फाइनल मोमेंटम। क्या बेटा बोलो, वो U1 वो इनिशियल मोमेंट, हाँ लिखिए ना, V1 पे आ रहा है, ये फाइनल मोमेंटम है और ये क्या होगा, यही तो प्रूफ करना था ना कि चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, 0, या यूं बोलूं इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर है। अगर आप ये प्रूफ कर दें कि इनिशियल फाइनल के बराबर है, इसका मतलब उनमें कोई चेंज, मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सिस्टम हो, वो हमेशा अपने मोमेंटम को कंजर्व करता है। क्या कहता है चलो, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, यही फॉर्मूला लगा के। इस बात को समझो, मैंने गन वाला एग्जांपल दिया था कि भैया अगर मैं गोली मार रहा हूं, ठीक है, तो गोली की कुछ स्पीड होगी, लेट्स से वो 100 मीटर पर सेकंड है, तो अब ये जो बुलेट निकली है, गन भी उतनी स्पीड से पीछे आएगी क्या, नहीं सर, उतनी स्पीड से आएगी तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, सामने वाला मर रहा है कि नहीं पता नहीं, मैं मरूंगा जब, है ना। इसीलिए हम लोग गन के मास को हैवी बनाते हैं ताकि मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। जैसे फॉर एग्जांपल कि भैया मान लो ये बुलेट और ये गन है, ये मास ऑफ बुलेट, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा है, लेट्स से 100 है, मास ऑफ बुलेट लेट्स से 0.1 है, तो मास इनटू वेलोसिटी किया तो 100 इनटू 0.1 किया तो कितना हो गया, 10। ऐसी ये गन की बात है, गन का मास क्या है, ज्यादा, समझ में आ रहा है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, कम, लेट्स से 10, 10 इनटू 10 कितना हो गया, सॉरी 1, 10 इनटू 1 कितना हो गया, 10। आप देखो ध्यान से देखो, इसकी वेलोसिटी 100 थी, इसकी वेलोसिटी कितनी है, मतलब वो 100 से जा रहा है तो ये 1 से पीछे, ना के बराबर है उसके साथ, और होना भी ऐसी चाहिए। तो ये सारी चीजें ना डिजाइन होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप समझ रहे कि नहीं बच्चे, रैंडमली आप डिजाइन नहीं कर सकते। आप बोले कि सर चलो एक काम करते हैं, 4 किलो की गन बना देते हैं, 2 किलो की गोली बना देते हैं, चलेगा? 2 किलो की जब वो जाएगी सामने, आप इमेजिन करें तो वो आदमी किधर जाएगा फिर,
मारने के बाद फिर ढूंढना पड़ेगा उसको जाके कि कहाँ मारा है, समझा रहे की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत जरूरी है डेली लाइफ में। सही बात है ना भाई, सामने बोलेगा सर अपोनेंट को वो वाली गन दे दो, अपने से ज्यादा वही लोग मरेंगे, है कि नहीं? क्लियर है, कोई दिक्कत? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्लियर है बच्चों? अब देखो जब ये लोग टकराते हैं ना बच्चों, तो इसको बोलते हैं कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको? कोलिजन दो तरीके के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। देखो चाहे वो इलास्टिक हो या वो इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों ही केस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ तो काम बनेगा क्या? तो सर वो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक उससे कोई लेना देना, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। मगर फर्क कहां पर है? इलास्टिक कोलिजन में तो समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल और समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये क्या होती है? सेम। मतलब बोलने का ये है कि काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बाद में। किसमें? इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बच्चों कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, किससे? फाइनल। मोमेंटम रिमेन्स द सेम, बस फर्क क्या है यहाँ पर? इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम। इसमें ना एक स्पेशल केस है, इलास्टिक कोलिजन का एक केस है जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या बोलते हैं? चलो नाउ व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? ऐसा कोलिजन जिसमें टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चलने लगे, ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जैसे मान लो ये दरवाजा ऐसे खुला था, मैंने इसके ऊपर गोली मारी, गोली दरवाजे में फंस गई, आर पार नहीं, और ये दरवाजा और गोली साथ में चल रही, दोनों की वेलोसिटी क्या है? तो ये जो कोलिजन हुआ वो किसका एग्जाम्पल? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अरे समझा कि? अच्छा मान लो कि मैं क्यों नहीं समझा, ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक बॉल है, मैं उसको वैक्यूम में गिराने वाला हूं, कोई फ्रिक्शन ग्रेविटी भी नहीं है, समझे? इमेजिन कर लो केस। तो भैया अगर मैं बॉल को ड्रॉप करूं तो वो नीचे जाएगा और जंप करके कहां आएगा? वापस वहीं पर आएगा, आया ना? मतलब टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये कौन सा केस हुआ? अरे समझ रहे कि नहीं? पक्का? अब इसमें ना एक चीज समझ लो जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस वर्ड को ध्यान से समझो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहां ध्यान देंगे बच्चा लोग, coefficient of restitution is nothing but it is a ratio of negative of relative velocity of separation to the relative velocity of approach। क्या बोला? इसको हिंदी में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, हिंदी में अनुवाद कर। ऐसा कुछ भी इंग्लिश में बोलेगा कैसे समझेगा गरीब बच्चा तो? अलीसबा बोल रहा है सर, ऐसा कैसे बेइज्जती कर रहा? ठीक है, बैक टू द टॉपिक। तो मैं क्या बोल रहा था? नेगेटिव ऑफ रेशियो बोल रहा हूं, मतलब डिवीजन होने वाला है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये कहते हैं टकराने के टाइम पर हम लोग करीब आ रहे थे तो उनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ऐसी टकराने के बाद दोनों दूर जा रहे थे तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव मतलब माइनस करके निकाल, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा? v2 माइनस, अरे टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी थी ना, और टकराने से पहले कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल। अरे हाँ है ना भाई, ये समझा ये कैसे लिखा? अगर मैं माइनस को अंदर ले आऊं तो सर ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस, मतलब v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1 इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आप बोलेंगे सर ये क्यों पढ़े? देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि गिवन कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक। ध्यान से समझो मेरी बात। अगर मान लेते हैं कि गिवन कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या? केस 1 परफेक्टली, देखो अभी मैंने बताया था परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब टकराने के बाद दोनों साथ में चले, गोली एम्बेडेड वाला, मतलब सर उन लोग की फाइनल वेलोसिटी क्या है? सेम v1 किसके बराबर है?
अब आप खुद बताओ, अगर V1 V2 के बराबर दोनों सेम हो गए, दो सेम चीज को माइनस करूंगा तो आंसर कितना? 0। 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट? मतलब E की वैल्यू कितनी आई? मतलब कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है तो गिवन कोलिजन कौन सा एग्जांपल? हम लोग बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की, बट उसके लिए मेरे को थोड़ा सा डेरिवेशन के लिए स्पेस लगेगा, तो पहले आप लिख लो तो फिर हम लोग उसको डिस्कस करें। ठीक है, कैमरामैन चाहना खराब है, अगली बार से हम लोग कैमरामैन बदल लेंगे। इधर पढ़ाई पे ध्यान दें गरीब लोग, सुनो यार, सभी लोग याद रखें, गर्ल्स। हम लोग ने दो केस पढ़े थे, इलास्टिक और इनइलास्टिक। परफेक्टली यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब वेलोसिटी सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा? 0। क्या हो अगर वो परफेक्टली इलास्टिक, ये तो क्या था? इनइलास्टिक था ना। अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो उसके लिए सिनेरियो क्या होगा? अलग होगा। उसको थोड़ा सा समझो यार। हम लोग बात करें किसकी बच्चे लोग? परफेक्टली, सॉरी इलास्टिक, परफेक्टली नहीं, कोई भी कभी भी परफेक्टली इलास्टिक हो ही नहीं सकता, इस बात को याद। इलास्टिक कोलिजन इसमें भी ना, अगर आप ध्यान से देखें तो हेड ऑन कोलिजन आता है। हेड ऑन का मतलब क्या होता है? अगर टकराने से पहले और टकराने के बाद का एक्सिस ना बदले, मतलब अगर वो एक्स में आए थे, टकरा कर भी एक्स में गए, तो इसको बोलते हैं हेड ऑन। कभी कभी ऐसा नहीं तो टकरा के ये उधर चलेगा दूसरे एक्सिस पे, तो ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है। आप समझ में आ रहा है कि? तो हम लोग बात कर रहे हैं परफेक्टली हेड ऑन इलास्टिक, सॉरी हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। अब ध्यान से समझो इस बात को कि भैया अगर मैं आपको बोलूं कि कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों? तो मैं बोल सकता हूं, अभी हम लोगों ने ये प्रूफ भी किए थे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। आया ना बच्चों? मैं प्लस m1v1 को इधर ले लेता हूं, माइनस m2 को, प्लस m2u2 को इधर, तो m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 माइनस m2u2। सही है ना? इन दोनों में से m1 कॉमन ले लो, u1 माइनस v1, और यहां पर अगर m2 कॉमन ले लिया तो v2 माइनस, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपको याद है मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में सेम होती है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम। समेशन ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ इनिशियल काइनेटिक। हाँ या ना बच्चों? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 v1, ऐसा लिखना पड़ेगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अरे हाँ है ना? ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये क्या है? ये दोनों क्या रहेंगे? सेम। ये दोनों क्या रहेंगे? इसमें से हाफ कॉमन ले लो, इसमें से हाफ कॉमन ले लो, क्या कर देंगे? कैंसिल। देखो यहां पर भी वही काम करता हूं, मैं m1 u1 स्क्वायर को उठा के इधर ले लेता हूं, m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 u1। ऐसे m2 v2 स्क्वायर को अगर मैं यहां ले लूं तो m2 u2 स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर। सही है बच्चा? इन दोनों में से अगर m1 कॉमन तो क्या बचेगा? v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर। इन दोनों में से अगर m2 कॉमन तो u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कैन बी रिटन एज a माइनस b इनटू a प्लस b। ऐसे यहाँ पर m2 v2 सॉरी u2 माइनस v2 इनटू u2 प्लस v2। कोई दिक्कत है बच्चा? ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। डिवाइड 1 एंड 2, डिवाइड 1 और 2 को क्या करते हैं हम लोग? तो LHS से डिवाइड होगा, RHS तो देखो क्या होगा? m1 v1 माइनस u1 अपॉन v1 प्लस u1। सही है ना? चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और नीचे क्या हो जाएगा? m1 u1 माइनस, ऐसे यहाँ पर m2 u2 माइनस v2 इंटू u2 प्लस v2। ऐसे नीचे क्या होगा? m2 v2 माइनस, ध्यान से देखो m2 से m2, m1 से m1,
सर ये v1 माइनस u1 है, अपना नीचे u1 माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये तो v1 माइनस u1 v1 प्लस u1 माइनस कॉमन लिया तो v1 माइनस u1। ऐसे यहाँ पर u2 माइनस v2 और ये v2 माइनस u2 है तो क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे u2 माइनस v2 u2 प्लस v2 नीचे माइनस कॉमन ले लिया तो u2 माइनस ये और ये माइनस से माइनस क्या बचा v1 प्लस u1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस v2। सही है चलो प्लस v2 को अगर इधर ले लूं तो क्या आ जाएगा माइनस v2 और प्लस u1 को अगर इधर ले लूं तो क्या आ जाएगा। सही है कि नहीं। अगर मैं इस पूरे को नीचे ले आऊं तो v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1 किसके बराबर 1 ना। पूरे को नीचे लेके आ तो क्या बचेगा। अच्छा एक बात बताओ इसको क्या बोलते हैं बच्चे। मतलब कि अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होगी। अरे समझा कि नहीं पक्का कोई दिक्कत झूठ तो नहीं बोल रहे। हाँ मां कसम